गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5। स्वराज जी किन्हीं विष्णु प्रभाकर राइटर है। इनके बारे में मैं चैप्टर में सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर सकी हूँ और जो व्याकरण आता है वो भी पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताऊंगी। जो राइट और रॉन्ग जो सेंटेंस होते हैं ना, तो उसको हम कैसे सही और गलत करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका आ सकता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध को अशुद्ध वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे आएगा वाक्य आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। ओके, तो ये मैंने पहले लिखा है कि शुद्ध और अशुद्ध। तो क्या आएगा? अशुद्ध को शुद्ध वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अशुद्ध को शुद्ध वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, या लिखिए, प्रयोग करिए, है ना, या लिखिए या उसका वो। तो यहाँ आपका सेंटेंस जो भी वाक्य जो भी लिखा रहेगा वो आपको गलत लिखा होगा, पर आपको यहाँ सही लिखना है। यहाँ रॉन्ग है तो आपको यहाँ राइट करना है। अगर यहाँ राइट है तो यहाँ रॉन्ग करना है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध अशुद्ध, गलत और सही, राइट एंड रॉन्ग। तो ये भी हमारे एक चैप्टर का ग्रामर में एक बहुत बड़ा हिस्सा का महत्वपूर्ण है कि हम कैसे भी वर्ड्स को ये बताएं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन की थी, याद होगा, शब्द के समूह एक है ना, जो मारने योग्य नहीं हो, जो मांसाहारी हो, जो मांस खाता हो उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। जो मेहनत करने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? तो वो मैं बताई थी आपको। आज उदाहरण के शब्द भी बताऊंगी और ये शुद्ध और अशुद्ध के बारे में प्रयोग करना बताऊंगी। तो मैं जैसे आपको एक वर्ड ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपके चैप्टर में भी है। आप चैप्टर नंबर 20 निकाल लीजिए, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। ओके, तो उसमें क्या देखेंगे? भाषा के वर्ण, भाषा के जो वर्ण है ना, भाषा के वर्ण शब्द और भाषा के वर्ण शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम है। क्या है? कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिसके भाषा का मानक स्वरूप मानता है। मानक क्या मानता है? उसका स्वरूप मानता है। जो प्रयोग मानव स्वरूप के भिन्न है, जो प्रयोग मानव के स्वरूप के भिन्न है, वह अशुद्धि है। क्या है? वह अशुद्धि है। और वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्यवहारिक नियमों का सही रूप में न जानना। क्या होता है? हम गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके व्यवहार के बारे में, उसके रूल्स के बारे में हमें पता नहीं है। इसीलिए शायद हमसे बार बार मिस्टेक होती है। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ ले और अपने मन मस्तिष्क में बैठा ले कि नहीं, हमें अच्छा करना है तो करना है, और ठान ले कि नहीं करना ही है तो हम अच्छा करेंगे, तो उसको शुद्ध बोलते हैं। और अशुद्धियाँ नियमों का सही रूप न जानने के कारण ही लोग अशुद्धियाँ करते हैं, यानी कि गलतियाँ करते हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्यवहारिक नियमों का सही रूप से न जानना। ओके, अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें बोलने और लिखने के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए, हमारे द्वारा जो कहा और लिखा जाए वो क्या है? बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल क्या? सही हो। बिल्कुल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। हम कुछ भी लिखते हैं उसका सही आंसर आना चाहिए, सही वर्ड्स होना चाहिए। ओके, बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वर्ड्स है वो क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम आगे देखेंगे कि यह शुद्ध वाक्य रचना संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे? उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध
क्या शब्द होता है। पदक्रम संबंधी नियम, वाक्यों के प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। शुद्ध कैसे होगी बच्चों रचना? तो वाक्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। ओके, हिंदी पदक्रम में संबंधित निम्नलिखित नियम भी दिए गए हैं, उनके बारे में हमें जानना भी है। जैसे वाक्य में पहला कर्ता फिर कर्म, वाक्य में क्या आता है? पहला कर्ता आता है, फिर कर्म आता है तथा अंत में क्रिया आते हैं। जैसे राम आम खाता है। ओके, या ऐसे आएगा जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो जितेंद्र क्या है? आपका कर्ता, और फिर क्या आता है? कर्म, काम करता है, क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, तो किसका काम करता है? क्रिकेट का। और खेलता है मीन्स वर्ब, मीन्स क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे आना जाना, खाना पीना, गो कमिंग, ये इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं उसको, कमिंग गोइंग, ये लाफिंग, ये सब आते हैं। ऐसे इस तरह हिंदी में आना जाना खाना पीना को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ओके, तो फिर आगे देखेंगे, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थिर हो जाता है। क्या होता है? कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष क्रिया बीच में छोड़कर उसको क्या कर्म के बीच में स्थिर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, माँ अपने पुत्रों के लिए क्या करती है? माँ अपने पुत्रों के लिए क्या करती है? खाना बनाती है। माँ अपने पुत्रों के लिए क्या करती है? तो खाना बनाती है, संप्रदान आएगा। जैसे आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है, कर्ता कारक, कारक, जैसे कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, कारण, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्रिया विशेषण और उदाहरण में आता है। तो संप्रदान संबोधन के लिए, तो माँ अपने पुत्रों के लिए क्या करती है? खाना बनाती है। तो किससे संबंधित आ जा रहा है? वो संप्रदान में आ जाएगा। माता जी चाकू से फल काटती है। क्या करती है? माता जी चाकू से फल काटती है, तो ये इसमें कौन सा आता है? करण। अच्छा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, तो कौन सा आएगा शब्द? अपादान। ओके, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं? तो इसमें कौन सा कारक आ रहा है? अधिकरण। किस वजह से खेल रहे हैं? अपने अधिकार के लिए खेल, तो अधिकरण। कुछ स्थानों पर एक कारक कर्म के बाद प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे कि प्रियंदा ने मोहन के सिर से पैर तक देखा। क्या किया? कभी कभी क्या होता है, ये वाक्य कर्ता से कर्म में बदल जाता है। तो हम जैसे देखेंगे, प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा था। क्या किया था? सिर से पैर तक देखा था। ओके, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के लिए विशेष से पहले ही प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसके किसके लिए होता है? पहले से ही क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं। जैसे उदाहरण, अपराधी का पता चला। क्या चला? अपराधी का पता चला। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। क्या बोल रहा है? क्यों? ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यों आया, तो आपका क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, तो यहाँ आ जा रहा है क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह में, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? क्या है? कौन बोलता है उनसे कि आपको न्याय का अवसर देता हूँ? क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर नेक्स्ट हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पहले आते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चल रहा है। मोहन क्या कर रहा है बच्चों? वो धीरे धीरे चल रहा है। मोहन तेज तेज नहीं चल रहा है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? क्रिया भी आ रहा है
विशेषण भी आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। ओके, श्याम तेजी से दौड़ रहा था। श्याम क्या कर रहा था, कैसे दौड़ा था, तेजी से दौड़ रहा था। तो ये क्या है आपका क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया के पूर्व आते हैं, पूर्व मीन्स पहले। ओके, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क गति होना चाहिए। जो भी हम वाक्य करते हैं उसके बारे में तर्क वितर्क होना चाहिए। तर्क वितर्क से क्या होता है कि हमें नॉलेज मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। अगर आप किसी और स्टूडेंट से कोई क्वेश्चंस करते हो कि राम कहाँ जा रहा था या राम क्या खा रहा है, ईटीसी कुछ भी, आप कोई सेंटेंस लेके कोई टॉपिक भी ले लीजिए और आप एक दूसरे से टॉपिक पे डिस्कस कीजिए, तो आपका क्या होगा, आपका कैचिंग पावर बढ़ेगा और आपको नॉलेज होगा। और बट आपको सबसे बड़ी विशेषता उसमें क्या मिलेगी, सबसे बेनिफिट क्या होगा आपका, कि आपको वो याद रहेगा और आप एक क्या कितने बच्चे को आप बता सकते हो। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि वाक्यों के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों का माला पहनाई। तो क्या हुआ है, एक फूलों का माला पहनाई और शुद्ध वाक्य है। तो हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे, छात्रों ने गुरुजी को फूलों को माला को एक पहनाई। तो हम यहाँ आपको बोर्ड पे मैं लिख के बता रही हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे करते हैं और लिखते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि शुद्ध किसे कहते हैं और अशुद्ध किसे कहते हैं। और वार्तालाप में अगर हम किसी और से डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आपको ही अच्छा रहेगा, आपको याद भी आएगा और आप इतने काबिल हो जाओगे कि एक नहीं कितने सारे बच्चे को आप बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए वाक्य। ओके, वाक्य मैंने लिखा, तो क्या है, शुद्ध और अशुद्ध। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। उदाहरण के लिए आएगा उदाहरण। ओके, यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखिए क्या है आपका उदाहरण। छात्रों ने गुरुजी को क्या किया है, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला पहनाई, एक फूलों की माला पहनाई। माला पहनाई, ये क्या, अशुद्ध वाक्य। तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, फूलों की माला पहनाई। तो यहाँ ये क्या है, शुद्ध है, ये इसको हम शुद्ध बोलेंगे। छात्रों ने, यहाँ ध्यान दीजिए, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। तो क्या है, एक पहनाई है, तो वो क्या है, शुद्ध वाक्य आ जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ओके, शुद्ध वाक्य। और अशुद्ध वाक्य यही कैसे हो जाएगा, यहाँ आप एक देखिए, यहाँ आएगा अशुद्ध वाक्य कैसे आएगा, जैसे कि छात्रों ने, सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस। छात्रों ने गुरुजी को, गुरुजी को एक, यहाँ वहाँ एक है तो यहाँ एक नहीं आएगा, आपका एक नहीं आएगा। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। इसमें क्या है, एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने गुरुजी की एक फूलों की माला पहनाई। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो हम यहाँ शुद्ध भी लिखे, ये वाक्य में चेंज कर देंगे तो यहाँ शुद्ध लिखेंगे। फिर अगर थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे। तो जब हम पूरी तरह से क्वेश्चन को इधर से उधर करेंगे तो शुद्ध अशुद्ध लिख देंगे। तो हमको क्या करना है, जो ये
थोड़ा सा अंतर देखेंगे तो आपको इसी में से शुद्ध और अशुद्ध मिल सकता है। तो ये अशुद्ध वाक्य हुआ। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। अब इरेज करके आपको अशुद्ध लिखती हूँ। अशुद्ध है तो अब आपको शुद्ध लिख के बता दूँ। पहनाई, ओके। अब यहाँ देखेंगे दूसरा क्या है। छात्रों ने गुरुजी को यहाँ क्या है, गुरुजी को फूलों की, यहाँ एक हटा देंगे, फूलों की एक माला पहनाई है। फूलों की एक माला पहनाई। अब यहाँ देखिए, ये हमने क्या लिखा, अशुद्ध वाक्य, ओके। और यहाँ आ गया आपका शुद्ध वाक्य। अब आप ये देखिए, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ अशुद्ध और शुद्ध कैसे हो रहा है। ऐसे तो देखने में हमें दोनों एक ही जैसा लग रहा है। जैसे आपने छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। अगर हम जल्दी से बताते हैं तो पता नहीं चलेगा कि इसमें अशुद्धि क्या है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए, छात्रों ने गुरुजी को, यहाँ छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई है। और यहाँ क्या आ गया है आपको, गुरुजी को एक, फूलों के पहले यहाँ एक आ गया है, फिर की माला पहनाई। और यहाँ थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा है चेंज। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। ये जो एक यहाँ है तो इसमें पहले अशुद्ध में फूल के पहले एक लिखा हुआ है, शुद्ध में फूल के बाद एक माला पहनाई। तो ये क्या हुआ है, सही है और ये गलत है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा आपको बताते, तुम्हारी स्कूल कहाँ है। तो क्या तुम्हारी स्कूल कहाँ है, ये क्या है, अशुद्ध रंग। तो हमारा राइट क्या होगा, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। ओरल मैं बता दे रही हूँ। फिर आज मौसम सुहावनी है, ये क्या है, गलत, यानी कि अशुद्ध। आज मौसम सुहावनी है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे, एक दो और सेंटेंस लिख के आपको बता देती हूँ। ये आप लिखिए, आज मौसम सुहावनी है। आज मौसम है, ये क्या है, गलत, यानी कि अशुद्ध या शुद्ध भी कर सकते हैं। क्या है ये, आज मौसम सुहावनी है। तो सही क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, आज मौसम सुहाना है। आज क्या है, आज मौसम सुहावना है। ना है, ये क्या है, सही, यानी कि शुद्ध। ओके, राइट रॉन्ग भी कर सकते हैं आप अपनी भाषा में, शुद्ध और ये अशुद्ध, अशुद्ध भी कर सकते हैं, राइट रॉन्ग कर सकते हैं, गलत सही कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है। अब आप मैं आपको ये बताऊंगी टेक्स्ट बुक में जैसे कि आपको विभक्ति के बारे में भी आ गया कि शुद्ध सही और अशुद्ध आप तो समझ लिए कि कौन सा शुद्ध और कौन सा अशुद्ध है। थोड़ा ही डिफरेंस होता है, उसी में गलत और सही का पहचान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी, हाँ। और ये आज मैं आपको ग्रामर के बारे में बता देती हूँ। स्वराज्य की नींव के बारे में, कौन से
राइटर है? कौन से राइटर है आपको मालूम है? जो हमारे स्वराज्य की नींव के राइटर कौन से है? विष्णु प्रभाकर जी है ना? उन्होंने इसे लिखा है इस चैप्टर में। तो चलिए हम आपको ये बता देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आपके ग्रामर में हर पेपर में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 तक आते हैं ये सब। शब्द समूह क्या है? शब्द समूह। मैं 2-4 लिख के आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, के लिए एक शब्द, है ना? तो इतना ये देख लीजिए हेडिंग। अब आपको क्या लिखना है? एक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे धरती और आकाश लिखिए, धरती और आकाश क्या है? धरती और आकाश के मिलने का स्थान, धरती और आकाश के मिलने का स्थान, मिलने का स्थान। तो क्या लिखेंगे? इतना बड़ा लंबा है, पर इसका क्या लिखना है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसका समूह लंबा है लेकिन हमें क्या लिखना है? इसका एक शब्द लिखना है। तो क्या होगा? क्षितिज, क्षितिज। क्षितिज, ओके, ये हो गया। सेकंड लिखेंगे हम, जो स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, स्वामी भक्त। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताई थी और अधिक से अधिक मैं वर्ड्स भी लिखवाई थी आपको, कि ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारे बुक में है वही नहीं, हमें आगे से भी बाहर से भी कुछ ग्रामर में से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सेकंड आपका आ गया स्वामी, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला को क्या बोलते हैं? श्रद्धा, स्वामी भक्त रखने वाला, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त। ओके, चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और आप देख लीजिए। चलिए इतना तो आपको आ गया और मैं बताई हूँ। नेक्स्ट देखेंगे और आपको ध्यान में रखना है, हर आपके वर्कशीट में 1-2 ऐसे ऐसे शब्द जाएंगे जो आपको 1-2 नंबर के आएंगे, वो आपको लिखना ही है। और देखिए अब 6 क्वेश्चन में आपका आएगा उदाहरण, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार क्या बनाना है बच्चों? हमें शब्द बनाना है। उदाहरण, उदाहरण के अनुसार, के अनुसार शब्द बनाना है, शब्द बनाइए। ओके, तो शब्द हम कैसे बनाएंगे? उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपका आएगा राज्य, ये आया राज्य, तो आपको शब्द बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे डैश रहेगा तो क्या बनाएंगे हम? स्व प्लस राज्य। तो क्या होएगा? स्व प्लस राज्य क्या आ जाएगा? स्वराज्य, स्वराज्य। ओके, स्वराज्य। चलिए फिर नेक्स्ट हम करेंगे देश। देश है तो क्या लिखेंगे? देश रहेगा तो डैश रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ भी ऐसे लिखेंगे स्व प्लस देश, तो क्या आएगा? स्वदेश, स्वदेश।
ओके, चलिए नेक्स्ट उसके बाद से क्या है, तंत्र। तंत्र तो क्या आ जाएगा, तंत्र प्लस स्व प्लस तंत्र, स्व प्लस तंत्र तो क्या हुआ, स्वतंत्र। क्या लिखेंगे, स्वतंत्र लिख रहे हैं ना, स्वतंत्र। ओके, फिर नेक्स्ट आपका जन। जन है तो क्या लिखेंगे, जन में क्या आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, स्व प्लस जन, स्वजन। क्या आ जाएगा, स्वजन। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट और देखेंगे आगे। इसमें भी आपका चलिए और आगे यहाँ दिखा देती हूँ अपना। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इसे भी, ये भी उदाहरण के अनुसार शब्द बनाए, तो इसको भी बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, जैसे आप बोर्ड पर देखिए, सुंदर क्या है, सुंदर तो क्या लिखेंगे यहाँ, सुंदरता, सुंदरता या सौंदर्य। फिर यहाँ लिखेंगे सुर आएगा तो क्या लिखेंगे, सुरता, सुरता। क्या लिखना है, सुरता, सुर के जगह पे हम सुरता लिखेंगे। फिर उदार, धीर तो धीर का क्या लिखेंगे, धीरता। धीर का क्या आएगा, धीरता। ओके, फिर उदार है तो उदारता, उदार दिख रहा है ना बच्चे यहाँ से, हाँ कट नहीं रहा है, उदारता। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा स्थिर तो स्थिरता, स्थिर, स्थिर। स्थिरता। ओके, स्थिरता। ये आपका उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। आज मैं आपको बुक में ग्रामर पढ़ा दी और आपको चाचा नेहरू पे आपको लेख लिखना है। चाचा नेहरू पे ऐसे लिखना है कि चाचा नेहरू जी क्या थे। तो चाचा नेहरू का दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस का दिन होता है ना। तो दुनिया में हर देश में राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या होता है, दुनिया भर में सामाजिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज़ाद भारत में भी एक प्यारा भरा त्यौहार मनाया जाता है। आज़ाद भारत में एक प्यारा त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल दिवस बोलते हैं। बाल दिवस के नाम से जानते हैं। बाल दिवस बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू जी के नाम पे मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो आपको अपने भाषा में चाचा नेहरू बाल दिवस के बारे में ऐसे लिखना है। क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे आप, निबंध चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ओके, बाल दिवस, बाल दिवस। ओके बच्चों, तो आपको चाचा नेहरू पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मनाए इनका यह पर्व हर 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, बाल दिवस कब मनाए जाते हैं, 14 नवंबर को, 14 नवंबर। ओके, चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था, चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और इसके पिताजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। चाचा नेहरू के पिताजी का क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू। और माँ भी थी स्वरूप रानी। क्या थी, स्वरूप रानी। आपका जन्म आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था। 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था, 1819 में। ओके, 14 नवंबर 1889 में हुआ था। आपके स्वजस नेवा राहुल गांधी जी थे। क्या थे, उनके वंशज कौन थे, राहुल गांधी जी
की थी? लंदन से प्राप्त की थी। इन्होंने उच्च शिक्षा बैरिस्टरी कहाँ से की थी? लंदन से प्राप्त की थी। और वो वहाँ से बैरिस्टर बनने के बाद भारत आए थे। कब आए थे? बैरिस्टर बन गए थे तब भारत आए थे। फिर वकालत छोड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। वो पहले वकालत भी करते थे, बैरिस्टर बन के आए थे तो वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। महात्मा गांधी वे पक्के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के वो पक्के अनुयायी थे। गांधी जी का इन पर अपना पूरा विश्वास था और इन्होंने भारत का भविष्य दिखाई दे रहा था। इन्होंने इनको भारत के भविष्य के बारे में दिखाई दिया और उनके बारे में उनको बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें आधुनिक भारत के नव निर्माण के रूप में जाना जाता है। उन्हें आधुनिक भारत के नव निर्माण के रूप में जाना जाता है। और आपको अपने भाषा में इसलिए लिखना है, इसके लिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस में मनाया जाता है तो उनके बारे में और भी कुछ अपने मन से बना के लिखना है कि उनके जन्मदिन में हम लोग स्कूल में क्या क्या करते हैं। बच्चे स्पीच बोलते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, नाटक करते हैं। ओके, उनका स्वर्गवास 27 मई 1964 को हुआ था। हमें भी नेहरू की तरह भारत माता का सपूत बनना चाहिए। हमें भी नेहरू जी की तरह भारत माता का सपूत बनना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाल दिवस का चाचा नेहरू के बारे में मैंने आपको जो बताया वो आपको अपनी भाषा में इस पर निबंध लिखना है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हरि ओम।